जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज बच्चों हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए एफएसटी टेस्ट नंबर 66 का केमिस्ट्री का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटिया फर्स्ट 23 क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस करूंगा। हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 46 एक कन्वर्जन है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमको एक एन प्रोपाइल बेंजीन दिया हुआ है और उसका केमिनोफोर अल्कलाइन मीडियम में हम लोग ने पहले ऑक्सीडेशन कराया, फिर हाइड्रोलिसिस करा लिया। तो क्या होगा इसके अंदर देखते हैं। तो ये बेटा सबसे पहले हमारे पास जो CH2, ये जो प्रोपाइल ग्रुप है हमारा, ये प्रोपाइल ग्रुप सीधा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा यानी कि ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो बेंजोइक एसिड क्योंकि एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और इस पे हैलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन होगा। तो ब्रोमिनेशन जब हम लोग करेंगे इसमें, क्योंकि FeBr3 की प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, तो यहाँ पे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। अब आप चारों ऑप्शन देखिए, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड किस ऑप्शन में दिया गया? सेकंड ऑप्शन में दिया। मेटा ब्रोमो बेंजल डिहाइड नहीं बनेगा, पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, पैरा ब्रोमो बेंजल डिहाइड नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जा रहे हैं 47। मोस्ट एक्टिव एल्कीन टुवर्ड्स एडिशन विद HCl अमंग द फॉलोइंग इज। तो अब भाई मोस्ट रिएक्टिव एल्कीन HCl के साथ यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, जिसका कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी HCl के साथ। तो एथीन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग ने ये एथीन लिया और एथीन में ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम लोग और हमको यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। और अगर हम लोग प्रोपीन लें, ये हमारे पास प्रोपीन है। अब हम लोग ने प्रोपीन का इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक किया, पाई बॉन्ड। अब हमें ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिला और यहाँ पर आपका H आ जाएगा। तो देखा जाए तो इसके पास 3 अल्फा H होंगे। 3 अल्फा H कैसे 3 अल्फा H होंगे? देखो ये बॉन्ड टूट गया है और ये यहाँ पर CH3 हो गया, यानी इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ये होगा। इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक कर दो और ये यहाँ पर CH3 कर दो। तो इसके पास 3 और 3 6 अल्फा H होगा जो कार्बोकैटायन इसमें इंटरमीडिएट बनेगा। अब ब्यूटूइन की अगर बात करेंगे तो ब्यूटूइन ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से बॉन्ड ब्रेक करिए, तो बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं और हमको मिल जाएगा CH3 और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस। अब ये देखिए इसके पास कितने हैं? 5 अल्फा H है, 3 और 2 5। तो ये इससे तो कम ही बैठ रहा, 5 अल्फा H। और फिर हम लोग के पास आइसोब्यूटीन आ जाएगा। आइसोब्यूटीन सर ये है हमारा, ये आइसोब्यूटीन है। आइसोब्यूटीन में अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक करने में आपको, ये हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इसको बना लिया CH3 और ये कार्बोकैटायन आ गया 3 3 6 और 9 हाइपर कॉन्जुगेशन वाले H हैं, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव H है, 9 अल्फा H हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए सही आंसर आइसोब्यूटीन होगा क्योंकि इसका कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज़्यादा तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा,
और ऐसी एल्कीन HCl के साथ सबसे जल्दी से रिएक्शन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो फिर से वही बात है, ये देखो NO2 पैरा पे -R या -M इफेक्ट डालना, ये CH3 + H इफेक्ट डालना जो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये OCH3, ये OCH3 यहाँ पे +R या +M भी आप इसको कह सकते हो डाल रहा है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा घटाएगा। और जो साइनो है, साइनो भी यहाँ पे आपका -R और -M डाल रहा है, तो ये वही बढ़ाएगा। लेकिन ये NO2 से वीक है इफेक्ट में, इसकी पावर कम है NO2 से, NO2 की -R पावर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू साइनो। इसलिए हमारा जो सही ऑर्डर होगा वो, मतलब आंसर तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें ऑर्डर देखें तो ऑर्डर में फर्स्ट सबसे ज़्यादा, इससे कम फोर्थ, इससे कम फोर्थ के बाद फिर सेकंड, और सेकंड से कम हमारे पास थर्ड। ये हमारा 48 में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको मिल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 49, ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ अ वायलेट कलर इंडिकेट। तो अब ये सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने जो सोडा एक्सट्रैक्ट लिया है, सोडा एक्सट्रैक्ट, अगर इस सोडा एक्सट्रैक्ट में सोडियम सल्फाइड है, सल्फर प्रेजेंट है इसमें, तो जब ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ वॉयलेट कलर का सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड मिल जाएगा, वॉयलेट कलर का सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड मिल जाएगा। ये सारी बातें हमको बता रही हैं कि हमारा जो रेडिकल था वो सल्फाइड था और जो हमारा एलिमेंट था वो प्रेजेंट था सल्फर, तो दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द 50th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हैलाइड ऑफ ग्रुप 14। एनसीईआरटी की लाइन से बना क्वेश्चन। SNF4 इज कोवैलेंट इन नेचर। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये एनसीईआरटी के पी ब्लॉक में ग्रुप 14 में लिखा हुआ है, ऑल टेट्राहेलाइड ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स आर कोवैलेंट इन नेचर एक्सेप्ट SNF4, एक्सेप्ट SNF4 एंड PbF4, ये आयनिक होते हैं। उस हिसाब से देखें तो SNF4 इस कोवैलेंट गलत हो गया। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात सही है। PbF4 एग्जिस्ट करता है, PbCl4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन PbBr4 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता और PbI4 भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। GeCl2 इज मोर स्टेबल देन GeCl4, ये बात भी गलत है, क्योंकि GeCl2 और GeCl4 में GeCl4 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी GeCl4 की ज्यादा होगी, और PbCl4 इज मोस्ट स्टेबल देन PbCl2, तो ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि PbCl2 ज्यादा स्टेबल है PbCl4 से, स्टेबिलिटी PbCl2 को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे बोल रहा है PbCl4, यहाँ पे GeCl4 को ज्यादा होना चाहिए तो GeCl2 बता रहा, तो उल्टी बात बता रहा। तो सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करेक्ट एक ही पॉइंट है, वो है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद 0.1 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि A0 या R0 भी आप ले सकते हो, R0 आपने जो भी पढ़ा हो, R0 0.1 मोलर दिया गया
ऑफ रिएक्टेंट हैज हाफ लाइफ ऑफ 500 सेकेंड, टी हाफ 500 सेकेंड मुझे गिवन है। द रेट कांस्टेंट के मुझे निकालना है, रेट कांस्टेंट के निकालना है, वो भी मोल पर लीटर पर सेकंड में। अच्छा देखो, जीरो ऑर्डर बोल ही दिया, ना बोलता तो मैं के यूनिट से समझ जाता जीरो ऑर्डर है। अब के इक्वल टू हम लोग ने पढ़ा हुआ है ए नॉट अपॉन 2 टी हाफ, ये रिलेशन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रिलेशन होता है टी हाफ और के बीच में फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब कई बच्चे जल्दीबाजी में ये ना समझ लें कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 0.6932 अपॉन टी हाफ लगा के सॉल्व करने लगे और गलत कर दें। यहाँ पर ये तब लगता है जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर ए नॉट मुझे 0.1 मिला ही हुआ है तो 0.1 ले लिया, और 2 और टी हाफ मुझे दिया गया 500 तो 500 से मल्टीप्लाई किया, 0.1 ये हो गया 1000, 1000 ऊपर जाएगा, ये 10 टू 0.1 को 10 टू दी पावर माइनस 1 लिख ले रहे हैं, 1000 ऊपर गया 10 टू दी पावर माइनस 3 हो गया 10 टू दी पावर माइनस 4, 10 टू दी पावर माइनस 4 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल विद मास 10 ग्राम, मास 10 ग्राम दिया गया है तो हम लोग ने यहाँ पे नोट किया m इक्वल टू 10 ग्राम, लेकिन हमें एक सावधानी रखनी होगी कि डी ब्रॉगली इक्वेशन में जो मास है हम लोग किलोग्राम में रखते हैं, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 किलोग्राम ये मास हम लोग ने ले लिया। चाहो तो इसको 10 टू दी पावर माइनस 2 किलोग्राम लिख सकते हो, 10 टू दी पावर माइनस 2 किलोग्राम कर लिया। आगे बढ़े, वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही रखी जाती है, और 3.313 ये क्या है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ अच्छा दी गई है, तो वेवलेंथ दी गई है 3.313 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, 3.313 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, अब वैल्यू ऑफ एक्स हमको यहाँ पर निकालनी है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेमडा इक्वल टू हम लोग ले लेंगे h अपॉन एम बी, ये फॉर्मूला लगा देंगे h अपॉन एम बी। और हम लोग अगर इसको एम के ऐसे में कर रहे हैं तो ये बात ध्यान कर लें कि इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर कर लेंगे, तो 3.313 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। अब सर हम लोग को यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करनी है, h का वैल्यू में दिया नहीं तो अपनी मर्जी से रखनी होगा, तो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 अपॉन मास कितना है 10 टू दी पावर माइनस 2, वेलोसिटी कितनी है मीटर पर सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड, और ये बराबर हो जाएगा लेमडा इक्वल टू h का वैल्यू 6.6, मास का वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 2, वेलोसिटी 200, और ये लेमडा हम लोग ने लिया है 3.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, और ये वाला जो 10 टू दी पावर माइनस 2 था ये इधर ले आ रहा है 10 टू दी पावर माइनस 2। तो अब हम लोग को देखो, ये यहाँ 2 कैंसिल करो, 2 यहाँ कैंसिल करो, ये 3.3 आ जाएगा, ये 3.3 इस 3.3 से कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या मिलेगा, ये 10 टू दी पावर 2 10 टू माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये 10 टू दी पावर प्लस 2 में बदल जाएगा, तो 10 टू दी पावर माइनस 32 आ जाएगा। तो x 10 टू दी पावर माइनस x इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 32, तो x इक्वल टू 32 आ जाएगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो 52 का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 53। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज रिप्रेजेंट इन। अब ये तो हम लोग कितनी बार कर चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ को बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर किया जाता है, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब ये आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, O2 O डबल बॉन्ड हो, जानते ही हो, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, सब जानते हैं। अगर O2 प्लस लोगे, O2 प्लस, तो O2 प्लस मीन्स O2 के पास इलेक्ट्रॉन 16 थे, O2 प्लस में 15 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो डिफरेंस होगा वो 0.5 आ जाएगा, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। और O2 माइनस अगर करोगे, O2 माइनस, तो फिर ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। और O2 2 माइनस, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F2 के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। तो बॉन्ड लेंथ की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो बॉन्ड लेंथ में हमको मिल जाएगा O2 2 माइनस सबसे ज्यादा, O2 माइनस 1 और कम, फिर O2, फिर O2 प्लस, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। इस तरह से O2 2 माइनस से कम O2 माइनस, फिर O2 O2 प्लस, सेकेंड ऑप्शन सही हो गया, 53 का सेकेंड ऑप्शन। अच्छा, कई बच्चे इसमें ऐसा सोच लेते हैं कि हम लोग ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए पढ़ा था कि जितना माइनस चार्ज ज़्यादा होगा साइज बड़ा होगा, तो उनको लगता है कि O2 पे 2 माइनस है, चार्ज ज़्यादा है तो बड़ा है, फिर O2 माइनस 1, O2 प्लस। हालांकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन के लिए मोनो एटॉमिक एटम वाले आयन के लिए लगता है, मोनो एटॉमिक आयन्स में लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपका आंसर सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट यहाँ बॉन्ड ऑर्डर से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। द पॉसिबल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स द कॉम्प्लेक्स। ये देखो MA3B3 टाइप है, इसके दो आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस। इसको हम लोग फेसमर भी कहते हैं, फेसमर आइसोमर भी कहते हैं। तो MA3B3 के 2 आइसोमर बनेंगे, 54 का फर्स्ट हो जाएगा। इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनता, और पूछा भी केवल ज्योमेट्रिकल गया था, तो हमें ऑप्टिकल में जाने की जरूरत नहीं है। 54 का फर्स्ट हो जाने के बाद 55, देखो एक कन्वर्जन आ गया, ये SO3H के साथ रिएक्शन होगी NaOH की, तो यहाँ पे हमको SO3Na मिल जाएगा, और फिर आगे फर्दर NaOH की रिएक्शन होगी, तो हमारा Na2SO3 निकल जाएगा, और यहाँ पर OH आ जाएगा। CO2 के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होगी, ये कोलवे रिएक्शन है, तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, या इसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 के लिए चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन। तो बहुत आसान है, अब इसमें मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट का। 11.2 लीटर दिया गया, हर ऑप्शन में बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले मोल अगर बनाओगे तो 11.2 अपॉन 22.4, 11.2 इंटू 22.4 मोल बन गए। और मोल के बाद अगर एटम बनाना है, पहले तो मॉलिक्यूल बन गए, और एक CO2 में 3 एटम है, तो यहाँ 3 कर दिया, तो ये 1.5 Na आ गया। हालांकि देख के समझ में आ रहा है सेकंड है, क्योंकि इसमें 2 मोल मिल रहे हैं, इसमें आधा मोल मिल रहा है, इसमें जो करीब 1/3 मोल मिल रहा है, इसमें 0.1 मोल मिल रहा है, तो देख के समझ में आ रहा है सेकंड ऑप्शन है। लेकिन फिर भी आप लोग को समझाने के लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो 1.5 Na आया।
अब ये 12/6 इंटू 10⁻23 अपॉन 10⁻23 सॉल्व किया और ये हमारा आ गया है 2 मोल। और फिर जब तुम मॉलिक्यूल मिलाओगे तो Na आ जाएगा और एक O2 में 2 एटम है तो 2 हो जाएगा, तो ये 4 Na आ जाएगा एटम। 16 ग्राम O3 मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 16/48 और ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट 48 होता इनटू हमको Na इनटू 3 एटम है एक ऑक्सीजन में, तो ये 16/3 हो जाएगा, तो ये केवल Na आ जाएगा 1 Na। ये 16 3 सा 48 होगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 Na आ जाएगा और 0.1 मोल दिया गया तो 0.1 Na इंटू 2 एटम है तो 0.2 Na। तो इन सब जो है ऑप्शंस को देखते हुए ये 4 Na की वैल्यू सबसे ज्यादा, इसलिए आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर से एक कन्वर्जन आ गया हमारे पास, तो ये C6H6 C2H2 एसिटिलीन है या एथाइन है और एथाइन की रेड हॉट आयरन ट्यूब में 873 केल्विन तक रिएक्शन करोगे तो बेंजीन बन जाएगा और इसमें 6Cl2 आ जाएंगे। तो जब 6Cl2 आ जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर मुझे मिल जाएगा HCl 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 और अरे ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 लगा हुआ है, लुईस एसिड लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये हेक्साक्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, H डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6Cl6, तो ये हेक्साक्लोरोबेंजीन है। अगर और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लग रही है क्योंकि यहाँ पे लुईस एसिड लगा हुआ, अगर यहीं पर हीट किया होता है, सनलाइट होता तो एडिशन रिएक्शन हो जाता, फिर B6H6Cl6 बन जाता और C6H6Cl6 बन जाता और उसे हम लोग कहते बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये है हमारा हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। Assertion density of 1 bromopropane is less than density of 1 आइडोप्रोपेन, ये बात सही है क्योंकि फ्लोरो से ज्यादा क्लोरो, क्लोरो से ज्यादा ब्रोमो, ब्रोमो से ज्यादा आइडो की डेंसिटी होती है। जैसे जैसे हेलोजन का मोलर मास बढ़ता है डेंसिटी बढ़ती जाती है। द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम। तो असर्शन सही, रीजन सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर अ सर्टेन रिएक्शन इज 60 kJ। अभी एट 300 केल्विन क्या डेल्टा एस लें कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, तो देखो डेल्टा G इक्वल टू आपने पढ़ा है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये आपने पढ़ा हुआ। अब आपको डेल्टा H दे दिया गया है 60 किलो जूल और वो भी प्लस का है 60 किलो जूल, माइनस अब टेम्परेचर आपको दे दिया गया 300, डेल्टा एस आपको निकालना है। अब डेल्टा एस यहाँ सब जूल पर केल्विन में दिया गया है, तो आपको इन जूल पर केल्विन वाली वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देना और ऐसा डेल्टा एस का वैल्यू लाना है जो ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट है ये 60 से बड़ा आ जाए, तभी यहाँ पर डेल्टा जी मुझे निगेटिव मिलेगा। डेल्टा जी निगेटिव होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि हमें ये 300 इंटू डेल्टा एस अपॉन 1000 का जो मल्टीपल प्रोडक्ट होगा वो 60 से ज़्यादा आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ 190 लिया
190 हम लोग ने लिया, तो जब 190 हम लोग लेंगे तो ये 190 क्या 1000 हटा के सब में डिसिमल लगा दो। तो अगर हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लिया तो फर्स्ट ऑप्शन में 0.19 आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये 0.19 आ गया, तो ये यहाँ 57 आ जाएगा सॉल्व करने पर। और 57 आ जाएगा जो कम है, और जब कम है तो फिर आप समझ गए कि पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू। तो ऐसे में हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और वैसे भी इसमें ट्रिक भी यही है कि अगर हमें यहाँ पे वैल्यू ऐसी लानी है ना जो निगेटिव हो, तो ये मैक्सिमम ही वैल्यू वाला ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर ये मान लो 190 होता, आंसर से निगेटिव आ जाता, तो 210 से भी निगेटिव आ जाता, 200 से भी निगेटिव आ जाता, तो कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो भी दिख रहा आंसर। तो आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड। अब सबको यहाँ रख रख के निकाल सकते हो। जैसे कि अगर हमने 210 लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 62 आ जाएगा, मतलब 0.210। अगर 200 लेते तो 60 आता, तो इक्विलिब्रियम पे होता। 150 लेते तो 150 का कितना हो जाएगा, 15 6 जा 15 3 जा तो 45 आता, तो भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आता। सो ले दे के हमारा थर्ड है, चाहे ट्रिक से निकालो चाहे सॉल्व करके निकालो। भाई आपको ये डेल्टा जी निगेटिव चाहिए तो ये बड़ा चाहिए, ये टी डेल्टा एस मोर देन 60 होना चाहिए, तो सब मल्टीप्लाई करके निकाल लो। बट ये जूल पर केल्विन में, यहाँ किलो जूल था, तो सबको 1000 से डिवाइड किया, तो सबको 1000 से डिवाइड किया तो 0.19 0.15 0.210 0.200 आने लगा, मतलब 0.200 0.210। सो मैंने थर्ड ऑप्शन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, एन अमीन दैट कैन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, तो प्राइमरी सेकेंडरी करते हैं, टर्सरी नहीं करता है। और फिर आगे कह रहे हैं कि आगे हमसे कह रहे हैं कि जो इनसॉल्युबल एल्कली में, तो इनसॉल्युबल एल्कली में सेकेंडरी अमीन का ही प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे मेथिलअमीन प्राइमरी है, डाई एथिलअमीन सेकेंडरी है, एन डाई एथिलअमीन टर्शरी है, और आइसोप्रोपाइल अमीन भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड दैट गिव सेमी कार्बाजोन ऑन रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करके सेमी कार्बाजोन कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हेलो एल्किल हैलाइड है, प्रोपेन नाइट्राइल हो नहीं सकता, प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल एल्कोहल है, ये हो नहीं सकता, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ये एक रिएक्शन दी गई है, इसके लिए ये सारे स्टेटमेंट है, पता करना कौन सी बात करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन गिवन बाय Kp इक्वल टू, तो ये ऐसे गलत हो गया, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यहाँ एक्टिव मास दिखा दिया, एक्टिव मास Kc में दिखाते हैं, या अगर एक्टिव मास के टर्म में दिखाना भी था तो फिर वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के टर्म में दिखाते। तो ये इक्वेशन गलत हो गई, ये यहाँ पे अगर ये लिखी होती तो ये सही मानी जाती, तो ये इक्वेशन गलत हो गई, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर कंसंट्रेशन ऑफ CH4 इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। CH4 इंक्रीज करेगा, ये डेल्टा H 170 निगेटिव यानी एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। तो इसमें रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यानी CH4 बढ़ेगा, तो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, तो ये भाई देखो क्या है,
यहाँ पर 1 और 2 3 मोल हैं गैस के, और यहाँ पर 1 मोल है गैस का। गैस के मोल कम हो रहे हैं यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ाना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे साहब लिख रहे हैं कि प्रेशर घटाना पड़ेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो केवल सेकंड सही है, तो सेकंड ओनली सही, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन सही। स्टेटमेंट फर्स्ट, नाइट्रोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय जेल्डाल मेथड, सब लोग को पता है। एंड सल्फर इज एस्टिमेटेड बाय कैरियस मेथड, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही, स्टेटमेंट सेकंड भी सही, तो फर्स्ट हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। 10% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो अभी ये हम लोग को आइसोटोनिक दे रहा। 10% solution of glucose is isotonic with 5% solution of the substance, तो हम लोग कहेंगे π1 इक्वल टू π2 होगा, और π1 इक्वल टू π2 मीन्स हो जाएगा CRT इंटू I, C1 I1 इक्वल टू C2RT इंटू I2, जहाँ C क्या है, कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर है। तो मोल पर लीटर में ये कितना दे रहा है, 10%, तो 10% यानी कि 100 वेट ऑफ सब्सटेंस 10 ग्राम है, मोलर मास ग्लूकोज का 180 है, वॉल्यूम है इसका 100 इंटू 1000 और RT इंटू 1, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा। ये मोलैरिटी है ना, तो हम लोग को 10% मतलब होगा 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 100 ml में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा है 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम अपॉन मोलर मास 180 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 100। आप परसेंटेज दोनों है तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि वो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा सिस्टमैटिक कर दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 अपॉन मोलर मास निकालना है, वॉल्यूम फिर 100, RT वैसे का वैसे रहेगा, और हमें बताया नहीं गया है कि ये सब्सटेंस कैसा है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमने 1 ही मान लिया। अब बाकी सब कैंसिल करो, RT से RT कैंसिल कर दो, और क्या क्या देखो कैंसिल हो रहा है, 1000 से 1000 कैंसिल है, 100 से 100 कैंसिल है, तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास इधर आ गया 180, इसमें भी ये कर दो तो 18 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही करेंगे। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, तो आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर X2 में X की जगह पे Cl Bri होता है, F नहीं होता, F का रिएक्शन अलग होता है। इसकी X2 की रिएक्शन अगर हम लोग कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से करते हैं तो NaX बनता है और वाटर बनता है और NaOX बनता है। और अगर आप X2 की रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेट से करते हैं, हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH से करते हैं, हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH से करते हैं, तो फिर से NaX मिलता है, NaX मिलेगा, वाटर मिलेगा और NaXO3 मिलेगा, जहां पे X Cl Bri कोई भी हो सकता है। अब क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट से की तो प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे NaCl मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, NaOCl मिलेगा। NaOCl क्या होता है, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। NaXO3 क्या होता है, सोडियम हैलेट होता है, अगर यहाँ Cl होता तो सोडियम क्लोराइड, Br होता तो सोडियम ब्रोमेट, I2 आयोडीन होता तो सोडियम आयोडेट।
द रिएक्शन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है? जब सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी हो, सेम एटम का रिडक्शन भी हो जाए। तो देखो बच्चा, यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? +3, यहाँ पे -3, यहाँ पे +5। तो +3 से -3 में रिड्यूस हो रहा है और +3 से +5 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये तो डिसप्रोपोर्शनेशन है, यानी ऑप्शन नहीं हो सकता। Hg2Cl2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +1, यहाँ 0, यहाँ +2। तो +1 से 0 में रिड्यूस, +2 में ऑक्सीडाइज, ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन है। यहाँ पे +5 है Cl का और यहाँ पे Cl का +7 हो रहा है और यहाँ पे Cl का -1 हो रहा है, इसमें भी डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है। Cl का ऑक्सीडेशन हो रहा है +5 से +7 और रिडक्शन हो रहा है +5 से -1। और इसमें देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे -1 है। +1 +6 -2, +2 +6 -2, +1 -1, कोई ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं चेंज हो रही है। तो ये तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। अब नॉन रेडॉक्स है तो डिसप्रोपोर्शनेशन भी नहीं है, तो फोर्थ हो गया। तो यहाँ पर द रिएक्शन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अगर ये लिखता डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन तो शायद ऑप्शन ना सही हो पाता, लेकिन अभी ऑप्शन सही हो गया। In which of the following option the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it? तो O2 - F - Na+ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अभी बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तीनों पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो जितना माइनस ज़्यादा होगा साइज बड़ा होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन वो ये कह रहा है कि नॉट एग्री, तो ये इसको हम ऑप्शन नहीं बना सकते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से थोड़ी ज़्यादा होती है और सल्फर की फ्लोरीन से भी कम होती है, ये भी ठीक है। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका Z9 है। नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से क्योंकि इसके पास P3 है, और ये तो इसके पास ना तो स्टेबिलिटी है ना एटॉमिक नंबर है, तो ये भी सही है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन से सिलिकॉन से ज़्यादा कार्बन और कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन होना चाहिए, तो ये गलत दिया हुआ है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल एमिनो एसिड आर ऑप्टिकल एक्टिव, ये गलत बात हो गई, ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, जो फर्स्ट एमिनो एसिड है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल एमिनो एसिड आर ऑप्टिकल एक्टिव, तो भी हमें ध्यान रखना पड़ता कि वो अल्फा एमिनो एसिड की बात अगर करेगा तभी वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ये अल्फा एमिनो एसिड है, अगर बीटा एमिनो एसिड होगा तो हो सकता है वो ऑप्टिकल एक्टिव ना हो। तो ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अल्फा एमिनो एसिड है वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, तो ये बात गलत हो गई। ल्यूसीन जो होता है वो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ये बात सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है और स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। तो इस तरह से बेटा हमने अपने पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी के क्वेश्चंस विजय सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। चलिए बेटा, संजीव सर ने बेटा 68 तक कर दिया, 46 से 68 तक संजीव सर ने कर दिया। बेटा आगे का डिस्कशन मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए देखिए 69 नंबर, प्रोडक्ट ऑब्टेन। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास देखो बेटा एक्वस H2SO4 है। देखो बेटा ये बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें बेटा दो सॉल्यूट है, सॉरी दो सब्सटेंस है। सॉल्यूट H2SO4 है, सॉल्वेंट बेटा वाटर। H2SO4 बेटा टूट के क्या देगा? केटायन H+, एनायन सल्फेट आयन। ये बेटा क्या देगा? H+ OH-। तो देखो बेटा दोनों का केटायन कॉमन है, तो बेटा कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा? केटायन यानी H+। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन।
एनोड पर बेटा कौन से दो आयन पहुंचे? सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। आपने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ी होगी। सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आएगा तो बेटा ऑक्सीडाइज कौन होगा? हाइड्रोक्सिल आयन। OH माइनस बेटा H2O, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, सल्फेट बेटा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो देखो ये बेटा एक शॉर्टकट याद रखो, अगर वाटर के OH माइनस के साथ Cl माइनस आता है, Br माइनस आई आता है, I माइनस आता है, तो बेटा ये ऑक्सीडाइज होंगे, ये नहीं होंगे। और अगर बेटा सल्फेट आयन आया, नाइट्रेट आयन आया, या फिर बेटा फ्लोराइड आयन आया, तो बेटा ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, तब हाइड्रोक्सिल आयन होता है। तो करेक्ट आंसर बेटा, पहले देखो क्या पूछा है, कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड पे बेटा हाइड्रोजन, एनोड पे बेटा ऑक्सीजन। 69 का 4। पहले कैथोड है एनोड है, ये ध्यान रखना, कभी कभी ये बहुत गलती हो जाती है। तो 69 का बेटा 4। कंपाउंड दैट गिव 3 मिथाइल 6 ऑक्सोहेप्टेनल। क्या चाहिए बेटा? 3 मिथाइल 6 ऑक्सोहेप्टेनल, 7 कार्बन। अब देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आपको मिथाइल 3 पर चाहिए, तो यहां से बेटा मिथाइल हटा दो, यहां पर बेटा CH2 कर दो, यहां पर मिथाइल कर दो, यहां पर ये हाइड्रोजन नहीं। ठीक, आपको बेटा ये चाहिए। अब अगर बेटा इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो इधर बेटा O आएगा, इधर O आएगा, ये भी बेटा किस में कन्वर्ट होगा? CHO में। ये वाला कार्बन भी किस में कन्वर्ट होगा? CHO में। तो दोनों कार्नर पे बेटा एल्डिहाइड होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखो ये वाला अगर बेटा करोगे तो यहाँ O यहाँ O। ठीक, तो देखो इधर बेटा कीटोन होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपका CH3 हो गया एज इट इज, यहां देखो बेटा C डबल बॉन्ड हो गया। अब इधर देखो ये CH2 हुआ, ये CH2 हो गया, फिर ये वाला CH2 हो गया, फिर बेटा CH2 हो गया, फिर बेटा CH3 हो गया, और फिर यहाँ CHO हो गया। अब जरा इसको देखो, 1 2 पे मिथाइल आ रहा बेटा, 1 2 पे मिथाइल आ रहा, तो ये भी आपका गलत है। अब जरा इसको देखो बेटा, इसको देखो, तो यहां देखो बेटा ये आपका C है, इधर CH3 है, इधर बेटा C डबल बॉन्ड हो गया। देखो ये वाला कार्बन CH2 हो गया, ये वाला कार्बन बेटा CH2 हो गया, ये कार्बन बेटा CH, यहाँ CH3 हो गया, फिर देखो यहाँ बेटा CH2 हो गया, यहाँ CHO हो गया। अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, यही आपको चाहिए। देखो बेटा ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना, ये रिक्वायरमेंट यहां पर बेटा आपकी फुलफिल हो रही है। ठीक, सिमिलरली बेटा अगर आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे, ठीक है ना, तो यहां पर देखो, यहां पर देखो बेटा एक ये कीटो ग्रुप बनाएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा, 1 2 3 4 पे मिथाइल होगा, इसलिए बेटा ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो 70 का आंसर बेटा थर्ड। फिर देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बेटा ऑक्टाहेड्रल की दी है, टेट्राहेड्रल की पूछ रहा है। तो क्रिस्टल फील्ड CFA, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बेटा टेट्राहेड्रल की क्या होती है? 4/9 ऑक्टाहेड्रल। सिंपल फार्मूला, 4/9 ऑक्टाहेड्रल की बेटा कितनी दी है? 9000।
9 कैंसिल बेटा, आंसर कितना हो गया 4000 यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। तो 71 का आंसर बेटा 4। फिर देखिए आईयूपीएसी, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। किसको प्रेफरेंस दोगे? कार्बोक्सिलिक को। 1 2 3 4। तो बेटा आप इसको क्या नाम दोगे? फॉर्माइल। फॉर्माइल तो देखो बेटा क्या है, 4 फॉर्माइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ 3 फॉर्माइल है, गलत। 3 मिथाइल, देखो ये पहले आना चाहिए था इसलिए गलत हो गया, ठीक। और यहाँ बेटा पेंट है इसलिए गलत। आंसर बेटा क्या हो गया? 3rd। तो इसका नाम क्या हुआ? 4 फॉर्माइल 3 मिथाइल। 4 कार्बन की चेन है बेटा, ब्यूटेनोइक एसिड। अगला देखिए, मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज हाफ। देखो बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना, चाहे इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट के बी हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बेटा के एफ हो। के एफ को बेटा हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। केबी को बेटा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बेटा हम लोग इसको इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ये दोनों बेटा सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। अगर आप केबी का बेटा फॉर्मूला देखो तो आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एलबी होता है। इसका बेटा होता है आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ होता है। तो देखो टी एफ या एल एफ बेटा सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, टीबी एलबी बेटा सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। पानी मिलाने का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 73 का बेटा सेकेंड। फिर देखो ये एल्कली मेटल का ऑक्साइड है। एल्कली मेटल के ऑक्साइड बेटा क्या होते हैं? बेसिक। देखो बेटा ये किसका ऑक्साइड है? HClO4 का। ये HClO4 का एनहाइड्राइड है। HClO4 से पानी निकालोगे Cl2 से, स्ट्रांगली एसिडिक होगा बेटा। N2O बेटा क्या होता है? न्यूट्रल। और आप सबने पढ़ा Al2O3 बेटा क्या होता है? एम्फोटेरिक। तो देख लो बेटा ए का सेकेंड, बी का बेटा 4, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। आंसर हो गया बेटा फर्स्ट। प्रोपेनल एंड एथेनल, प्रोपेनल एंड एथेनल। देखो बेटा प्रोपेनल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, एथेनल यानी एसिटल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन। दोनों बेटा कैनिजारो सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन देगा। देखो बेटा अगर इसके ही 2 मॉलिक्यूल लिया आपने तो उसको क्या बोलोगे? सेल्फ एल्डोल। केवल अगर बेटा 2 मॉलिक्यूल इसके लोगे सेल्फ एल्डोल, इसी के 2 मॉलिक्यूल लोगे बेटा सेल्फ एल्डोल। अब अगर इन दोनों को मिक्स करो, एक मॉलिक्यूल बेटा इसका लिया एक इसका लिया तो क्या बनेगा? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल, यहां क्रॉस एल्डोल बेटा 2 बनेंगे। एक जब अल्फा हाइड्रोजन हमने किसका यूज किया? एसिटल्डिहाइड का। और दूसरा बेटा क्रॉस एल्डोल कब बनेगा? जब हम अल्फा हाइड्रोजन बेटा किसका यूज करें? प्रोपेनल का। तो टोटल एल्डोल कितने बनेंगे? 4। अब इसी में अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? सेल्फ एल्डोल कितने बनेंगे? 2।
क्रॉस एल्डोल बेटा कितने बनेंगे? 2। क्रॉस एल्डोल मतलब एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो ये बेटा आपका किसका काम कर ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये बेटा आपका सबस्ट्रेट का काम करेगा, ये सबस्ट्रेट का काम करेगा, तो ये बेटा अल्फा हाइड्रोजन देगा। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर बेटा 4th। फिर देखिए B2S6 के बारे में पूछ रहा है। सबको बेटा B2S6 का तो स्ट्रक्चर सबको याद होगा, बनाना बॉन्ड भी हम लोग इसी में बोलते हैं। तो देखो ये वाले जो बॉन्ड है बेटा, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है, ठीक है ना? सॉरी, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। देखो 4 टर्मिनल BH, ये वाले की बात कर रहा, 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर्ड, देखो ये 2 सेंटर हो गया B और H, एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ये बेटा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला देखो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड द 2 बोरॉन एटम लाइन द सेम प्लेन, बिल्कुल सही बेटा। ये 4 हाइड्रोजन और ये बोरॉन एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जबकि ये दोनों एटम से उसी प्लेन में लाई नहीं करते। एक एटम बेटा एबो द प्लेन होता है, एक एटम बेटा बिलो द प्लेन होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। द 2 ब्रिजेज बॉन्ड आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बिल्कुल सही। देखो यहाँ 3 सेंटर कौन है? BHB, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है? 2, सही है। ईच बोरॉन एटम यूज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, गलत। B2S6 में हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होता है? sp3। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर दूसरे तीसरे साल पूछा जाता है B2S6 से रिलेटेड। अगला देखिए बेटा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन मेथेनॉल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो बेटा ये आपका मेथेनॉल है, कोई रेजोनेंस नहीं है इसमें, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, ट्रूली बेटा सिंगल बॉन्ड है। ठीक, लेकिन अगर आप फिनॉल देखोगे बेटा तो देखो ये आपका फिनॉल है, लोन पेयर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, ये लोन पेयर यहां आया बेटा, ये लोन पेयर यहां गया। ठीक, तो यहां पर बेटा क्या आ गया? ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आया? प्लस। सिंगल किस में कन्वर्ट हुआ? डबल। यहां बेटा चार्ज क्या आया? माइनस। तो देखो बेटा ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आ रहा, बॉन्ड लेंथ बेटा रिड्यूस हो रही है। बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बेटा क्या होगी? बढ़ जाएगी। रीजन में देखो लिखा है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल डिक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ, बेटा बिल्कुल सही। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 77 का बेटा 1। ये तो बेटा सबको रटा होगा। देखो आर बेटा इथाइल है, एक्वा सॉल्यूशन है, सबको ये वाला फॉर्मूला रटा होगा, 2 3 1 n। ये कब होता है बेटा? जब आर इथाइल हो, और यही आर बेटा अगर मिथाइल होता तो सबको याद होगा 2 1 3 n। लेकिन अगर बेटा यही बोलता वेपर स्टेट, तब आंसर होता 3 2 1 n। अगर वेपर स्टेट में पूछता तो केवल बेटा बेसिक कैरेक्टर किससे देखते? इंडक्टिव से। तब बेटा सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये बेटा एक्वस के केस में, एक्वस में बेसिक कैरेक्टर 3 बातों पे डिपेंड करते, स्टेरिक हिंड्रेंस, नंबर 2 बेटा हाइड्रेशन, नंबर 3 सॉरी नंबर 1 प्लस आई इफेक्ट, नंबर 2 स्टेरिक हिंड्रेंस, नंबर 3 हाइड्रेशन। प्लस आई इफेक्ट फेवरेबल, सॉल्वेशन यानी हाइड्रेशन फेवरेबल, लेकिन बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस अनफेवरेबल। तो उन तीनों का ये कलेक्टिव रिजल्ट है एक्वस में, जब RCS3 RC2H5 वेपर फेस में कोई सॉल्वेशन,
कोई स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं होती। तो 78 का बेटा 2 3 1 सेकेंड थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एसएन। अभी बेटा वही वाला फिनॉल वाले को फॉर्मूला हो गया, लीस्ट रिएक्टिव एसएन। SN1 में बेटा इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है। देखो बेटा हर जगह क्या करना है, आपको Br हटा के पॉजिटिव चार्ज बनाना है। यहां से Br हटाओ, यहां से Br हटाओ, यहां से Br हटाओ। यहां पर देखो इस जगह पे कार्बोकेटायन बेटा आपका क्या है, बेंजाइल बन रहा, हाईली स्टेबल। यहां पर बेटा कार्बोकेटायन आपका विनाइल टाइप का है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp है। याद रखो हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट हो तो sp2 इज मोर स्टेबल देन sp। यहां पर देखो बेटा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, तो ये बेटा आपका एलाइल टाइप का हाइब्रिड, एलाइल टाइप का है, पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। वंस अगेन बेटा ये आपका बेंजाइल टाइप का है। तो अनडाउटली बेटा ये वाला कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल है, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा SN1 की रिएक्टिविटी क्या होगी, लोवेस्ट। क्लियर। अगर आप ऑर्डर देखोगे तो ऑर्डर में सबसे ज्यादा बेटा फोर्थ होगा स्टेबिलिटी में, यहां Br नहीं है भाई। उसके बाद बेटा आपका फर्स्ट आएगा, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, पूरी चीज कॉमन, एक्स्ट्रा CH3 बेटा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। उसके बाद बेटा कौन आएगा, थर्ड। उसके बाद बेटा कौन आएगा, सेकेंड। अगला देखिए 80, बेरियम परऑक्साइड है, करने की जरूरत है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1। याद रखो बेटा ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड -1/2। साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, देखो बेटा साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और पाई इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं इसके पास, 8। तो एरोमेटिक तो बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए, 2 6 10 14 टाइप का, ठीक है ना। अब ये 4 का मल्टीपल है, तो हमको क्या लगेगा बेटा, ये एंटी एरोमेटिक है। लेकिन ध्यान रखना ये एक एक्सेप्शन है, याद रखो बेटा साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। और यहां पर देखो बेटा साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 2 4 6, ठीक है ना, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये आपका एरोमेटिक है। तो पहला गलत, दूसरा सही। 81 का थर्ड देखो बेटा सिंपल सा हैबर प्रोसेस का क्वेश्चन है। ये आपका N2 + 3H2 gives 2NH3। देखो बेटा ये कह रहे हैं हमने इसको 30 मोल लिया, इसको बेटा 50 मोल लिया, और इसको बेटा 20 मोल लिया। इनिशियली 5 लीटर के वेसल में रखा, इक्विलिब्रियम अलाउ किया आने को। देखो बेटा यहां पर NH3 की मोलैरिटी इक्विलिब्रियम पर कितना है, 10 m है। तो बेटा NH3 के मोल कितने हैं, 10 × 5 बेटा 50 मोल। तो जरा देखो आपने इनिशियली कितना लिया था, 20 मोल, लेकिन इक्विलिब्रियम पर कितने हो गए, 50।
यानी अमोनिया बन रही है, यानी रिएक्शन बेटा किधर जा रही, फॉरवर्ड। ठीक है ना। तो देखो 20 था पहले, अब ये बेटा कितना हो गया 50। 50 देखो बेटा कैसे आया, मोलैरिटी 10 मोल पर लीटर है, 1 लीटर में कितने मोल है 10, 5 में बेटा कितना होगा 50, ये ध्यान रखिए। तो यहां देखो 50 बने, ठीक है ना, यानी एक्स्ट्रा कितना आया बेटा 30। अगर इसका 30 बना है तो देखो इसमें रेशियो क्या है, देखो ये क्या कह रहा, रिएक्शन बेटा क्या कह रही 1:3:2 का रेशियो है। अगर इसका 30 बना है तो इसका बेटा आधा खर्च होगा 15, तो ये बचा कितना 30 माइनस 15 बेटा 15 बचा। ठीक, अब देखो ये क्या, अगर इसका 15 बेटा खर्च होगा तो 1:3 है, तो इसका बेटा कितना खर्च होगा 3 गुना 45 बेटा कितना बचेगा 5, और ये कितना बना बेटा 50। क्लियर। देखो फिर से, इनिशियली ये 20 मोल था, इक्विलिब्रियम पे कितना हो गया 50, तो बेटा बना कितना 30 मोल एक्स्ट्रा बना। अगर इसका 30 बनेगा तो देखो इसमें रेशियो क्या है 1:2। अमोनिया अगर 2 मोल होगी तो 1 मोल नाइट्रोजन खर्च होगा। 30 मोल अगर ये बना है तो नाइट्रोजन कितनी खर्च हुई, आधी 15, 30 में 15 गया 15 बचा। अगर इसका 15 खर्च हुआ तो इसका बेटा 45 खर्च होगा, बचे 5। अब जरा मोलर कंसंट्रेशन निकाल लो, 15/5 यानी 3 हो गया, 5/5 यानी बेटा 1 हो गया, 50/5 बेटा ये 10 हो गया, इसीलिए वो 10 दिया था। तो ये देखो मोलर कंसंट्रेशन आ गई। और केसी का फॉर्मूला बोलो बेटा, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2H2 का क्यूब। NH3 बेटा कितना देखो दिया 10, 10 इंटू 10 हो गया, दस इंटू 10 बेटा 100 हो गया। ये बेटा कितना दिया है, नाइट्रोजन कितना है 3, और हाइड्रोजन बेटा 1 का क्या कर दो क्यूब, तो ये कितना हो गया 100/3 हो गया। 82 का सेकेंड। 83 के देखिए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ लैक्टोज इज फॉर्म बाय, रटने वाला क्वेश्चन है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में C1 ऑफ गैलेक्टोज होता है, C4 ऑफ ग्लूकोज होता है। 83 का बेटा थर्ड। बेटा यहां देखो मैग्नेटिक मोमेंट √N+2 फार्मूला लगा लो। यहां देखो बेटा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आयरन का क्या होता है 3d6 4s2। यहां बेटा बचा क्या 3d6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा इसमें 4, 4 यहां रखो, 4 2 6 चौको 24, ये हो गया ए का बेटा सेकंड हो गया। अब देखो टाइटेनियम 22, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d2 4s2, तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा 3d1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां चलेगा बेटा, बी का बेटा क्या हो गया 4। अब आओ सी में, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन Mn का 3d5 4s2, तो ये बेटा कितना बचा 3d5, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 5, 5 वाला बेटा ये 5 2 7 35, तो सी का बेटा क्या हो गया 35 वाला कौन है फर्स्ट। ठीक, उसके बाद बेटा ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, अब जरा 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बेटा कितना बचा 3d3, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, 3 2 5 15, बेटा डी का बेटा क्या हो गया थर्ड। देख लो कौन सा आंसर है, ए का सेकेंड, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। 84 का फर्स्ट। देखो बेटा किसके बारे में बात कर रहा, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन बेटा दो फॉर्म में लिखी जाती है, log k बराबर log a, जब log है तो बेस बेटा कितना है 10 माइनस EA/2.303 RT, जब log होता है। और जब इसका बेटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो log k वर्सेस 1/t, ये आपका ग्राफ आता है स्लोप माइनस EA/2.303 R होता है, इंटरसेप्ट बेटा log a हो गया। और यही इक्वेशन अगर बेटा बेस ई में लिखी जाती है,
एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, तब बेटा ग्राफ एल एन के वर्सेस 1/t होता है। ग्राफ वैसा ही होगा, अब स्लोप बेटा माइनस ई ए बाई आर होगा और ये बेटा एल एन के होगा। अब देखो आपका स्लोप क्या है, माइनस ई ए बाई आर, ये वाला ग्राफ की बात कर रहा है, तो बेटा किसके बीच में है, एल एन के वर्सेस 1/t। एक चीज और, ओरिजिनल इक्वेशन अगर आप देखोगे तो इसकी बेटा एक्सपोनेंशियल होती है, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब यही अगर पूछा जाता बेटा आर्हेनियस इक्वेशन के लिए के वर्सेस टी ग्राफ कैसा होगा, 1/t के वर्सेस टी, तो एक्सपोनेंशियली बेटा इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर बेटा रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, तब ठीक है ना। तो ये तीनों केस बता दिया आपका बेटा, ग्राफ ये वाला है, आंसर बेटा फोर्थ। मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 12 ग्राम हाइड्रोजन। देखो बेटा हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है बेटा, वाटर। 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल, ग्राम में बोलो 4 ग्राम, 32 ग्राम, 36 ग्राम। देखो T बराबर 0 पर बेटा ये कितना दिया है, 128 ग्राम दिया है, और ये बेटा कितना दिया है, 12 ग्राम। तो जरा देखिए लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करिए। 4 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 32 ग्राम। तो बेटा आपके बेटा एक के लिए कितना चाहिए, 32/4। आपको बेटा 12 ग्राम के लिए चाहिए, तो 32 डिवाइड बाई 4 इंटू 12 कितना चाहिए बेटा, 96 ग्राम। ठीक है ना। और अवेलेबल बेटा कितना, 128। तो ये बेटा क्या हुआ, एक्सेस, ये बेटा क्या हुआ, लिमिटेड। तो वाटर कितना बनेगा, कौन डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन। जरा हाइड्रोजन में आइए, 4 ग्राम हाइड्रोजन से वाटर कितना बन रहा है, 36 ग्राम। 1 ग्राम से कितना बनेगा, 36/4। तो बेटा आपके पास वाटर कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, 12 ग्राम। तो 108 ग्राम आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 87। देखो बेटा n बराबर 3 है, सबसेल बात कर रहा बेटा, ऑर्बिटल पूछता तो आंसर 2 होता। n बराबर 3 है तो l की पॉसिबल वैल्यू बोलो बेटा, 0 1 2। 0 1 2 मतलब 3s सबसेल है आपके पास, 3p सबसेल है, 3d सबसेल है। ठीक, 3s में बेटा केवल एक ऑर्बिटल होगा, और इसके लिए बेटा m बराबर क्या होगा, 0। 0 वाला लेना नहीं है आपको। इसमें बेटा 3 ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन सा होगा बेटा, इसके लिए m की वैल्यू -1 0 प्लस px py pz होता है, -1 0 +1 हो जाएगा। तो ये वाला ले लेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। ठीक, अब आइए 3D। 3D में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, 5।